नमस्कार, मैं राकेश परमार और आप देख रहे हैं महत्वपूर्ण मुद्दा। महत्वपूर्ण मुद्दे में आज सबसे जरूरी बात यह है कि हिंदू मुस्लिम भाईचारे की चारा निकल गया। गंगा जमुनी तहजीब का तमीज आज क्लियर हो गया। आज ज्ञान वापी मंदिर में जो अवशेष मिले हैं, चीख चीख करके सचित्र यह बता रहे हैं, सदैव बता रहे हैं कि हम मंदिर के अवशेष हैं। लेकिन चूंकि मुगल आक्रांताओं ने उसको तोड़ करके मस्जिद में तब्दील करने का प्रयास किया और मस्जिद घोषित करके नमाज अदा किया, हमारे देवी देवताओं के उस महानतम अद्भुत भगवान शिव के शिवलिंग पर परसों से थूक रहे थे, कूला कर रहे थे। लेकिन तब भी उन लोगों ने बोलती तस्वीरों को देखने के बाद भी यह मानने को तैयार नहीं है कि आपका है। यह इसलिए क्योंकि उनको पता है कि आप एक नहीं हैं। आप में जातीय जनगणना, जातीय आरक्षण और जातीय विभेद इतना फैला दिया गया है क्योंकि अब लोग हिमाकत कर रहे हैं यह कहने के लिए कि हम हिंदू कब हैं, हम तो कोई नहीं है, हम हिंदू कब हैं, हम तो आदिवासी हैं, हम हिंदू कब हैं, फलाना ढिमाका हो। अब मुझे स्पष्ट हो गया कि अंग्रेज हमारे देश पर इतने देर तक हुकूमत क्यों करे। मुगल ऊंट पर, गधे पर, घोड़े पर, खच्चर पर, भूखे नंगे यहाँ पर आए और आकर के यहाँ पर हुकूमत कैसे कर लिए। ये उन्हीं के वंशज हैं जो कहते हैं कि मैं हिंदू का हूं, मैं तो कोयरी हूं, मैं हिंदू का हूं, मैं तो कुर्मी हूं, मैं हिंदू का हूं, मैं फलाना हूं। और आज जो उलेमाओं ने पत्रकार वार्ता करके हिमाकत की कहने की कि वो मस्जिद है, मंदिर नहीं है, वो सारे देखते हुए के बाद भी तब आप समझ जाए कि आपकी हैसियत क्या है। नोआखाली कितने लोगों को पता होगा मैं नहीं जानता। लेकिन आज चर्चा संवैधानिक संस्थाओं की अपमान का था। मैं इसीलिए कहा कि यह भी एक तरह से सार्वजनिक संस्थाओं का अपमान ही है, संवैधानिक संस्थाओं का, क्योंकि भारत के महानतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया है कि वो ज्ञान वापी मंदिर है और वहां मिले हुए अवशेष में हिंदू मंदिर का प्रमाण मिलता है, इसलिए उसको पूजा पाठ के लिए खोल दिया जाना चाहिए। तो इस देश में मुसलमान अदालत को नहीं मानता, संविधान को नहीं मानता, संसद को नहीं मानता। अगर उसके अपने हितों पर कहीं कोई आंच आता हुआ नजर आता है, अपने कब्जे किए हुए किसी जमीन पर अगर उसका जमीर अलाउ नहीं करता है तो वो किसी की नहीं मानता है। अब आपको विचार करना पड़ेगा कि आप उसमें भाई कौन है और चारा कौन है और भाईचारा क्या है। विचार जरूर करिएगा। चर्चा आज संवैधानिक सीटों की अपमान या संवैधानिक सीटों का मिसयूज पर है। अरविंद केजरीवाल को आज फिर सम्मन जारी हुआ था, वो हाजिर नहीं हुआ। यह संवैधानिक पोजीशन का अपमान है या आज ईडी ने जो उसको सम्मन दिया वो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा संवैधानिक संस्थाओं का मिसयूज है। चर्चा इसी पर करेंगे। अरविंद केजरीवाल का आज का मामला है तो पहले अरविंद केजरीवाल से करते हैं। अरविंद केजरीवाल को ईडी इसलिए बुलाना चाह रही है कि भाई जो दिल्ली शराब घोटाले में उसके अपने नायब उप मुख्यमंत्री, सबसे विश्वासपात्र, भरोसेमंद और दिल्ली में सबसे ज्यादा मंत्रालय रखने वाला मनीष सिसोदिया जिस मामले में गिरफ्तार है, मुख्यमंत्री के नाते आपको उसमें क्या कहना है। जिस मामले में आम आदमी पार्टी का नेता गिरफ्तार है, आम आदमी पार्टी का संरक्षक और अध्यक्ष होने के नाते आपको क्या कहना है। जिस दिल्ली सरकार के तहत यह घोटाला हुआ, सरकार के प्रमुख होने के नाते आपको क्या कहना है। और जिस आदमी ने घोटाला किया वो आपका मित्र था और जिसने दलाली ली थी, उसने यह सार्वजनिक बयान दिया है कि मुख्यमंत्री जी ने मेरे को कहा है कि वो फलाना आदमी मेरा आदमी है, वो अपना पिल्ला है, उसको मेरा ही समझना। इस विषय पर आपको क्या कहना है। मतलब अरविंद केजरीवाल के हर पोजीशनिंग पर क्वेश्चन बनता है, चाहे वो मुख्यमंत्री के रूप में हो, संरक्षक के रूप में हो, या गवाह के रूप में या विटनेस के रूप में हो। केजरीवाल ने आज फिर ये दोहराया कि मैं जानना चाह रहा हूं कि बुला किसको रहा है। मैं आपको बता रहा हूं कि हर आदमी को बुला रहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री को बुलाया जा रहा है क्योंकि सरकार के प्रमुख होने के नाते दिल्ली शराब घोटाले में आप क्या कर रहे थे। आम आदमी पार्टी के नेता के नाते आपको बुला रहे हैं क्योंकि वो जो आदमी बेईमानी में पकड़ा गया वो आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता था, नेता था, तो आप उस नेता के प्रमुख के नाते आपको बुला रहा है। जिस आदमी ने
या दलाली किया है, उसने कहा है कि मैं मुख्यमंत्री के सामने मिला हूं और वो मेरे को मिल के कहे कि आदमी मेरा है, तो आपको उसके बिल में गवाह के रूप में भी बुलाया जाए। हर मामले में आपको क्वेश्चन बनता है। इसमें बड़ा सीधा सीधा है, शीशे की तरह साफ है, आप बरगला किसको रहे हैं। लेकिन आप न जा करके यह बताना चाह रहे हैं कि जनता ये दिग्भ्रमित हो कि भाई चुनाव का बहाना है, हमको चुनाव से रोकना है। एक बात जनता यह पूछ रही है आपसे कि भाई आप पूरे देश में 500 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। अगर 500 सीटों पर नहीं लड़ रहे हैं तो अब देश में नरेंद्र मोदी को खतरा कहां से है? भाई नरेंद्र मोदी को तो वो आदमी खतरा होगा जो 500 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। राहुल गांधी की पार्टी सबसे ज्यादा सीट पर चुनाव लड़ेगी। राहुल गांधी को तो गिरफ्तार करने की बात नहीं है, उनको तो कोई नहीं हुआ कि आपको ईडी की चिट्ठी भेजना। अगर गिरफ्तार करके चुनाव प्रभावित करना होता तो राहुल गांधी को गिरफ्तार किया जाता, क्योंकि देश में सबसे बड़ी पार्टी और सबसे पुरानी पार्टी अभी तक कांग्रेस है। और लोकसभा चुनाव में अगर किसी के साथ मुकाबला हो सकता है तो वो सिर्फ कांग्रेस के साथ हो सकता है, क्योंकि कांग्रेस ऐसी पार्टी है जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक चुनाव लड़ सकती है। आपकी तो हैसियत नहीं है दिल्ली से बाहर पंजाब और पंजाब के अलावा कहीं बात करने का। आप फार्म तो पूरा देश भर में भरे थे। नोटा के मुकाबले में भी आप पीछे ही रह गए थे। बहुत जगह नोटा ने आपसे ज्यादा मतदान पाया था, उसके बाद भी आप लोगों को बरगला रहे कि अरविंद केजरीवाल के वजह से प्रधानमंत्री डरे हुए हैं। एक तो चुनाव में भाषण और संवैधानिक संस्थाओं की रिपोर्ट में आप लोग पहले समझिए कि बोलना क्या होता है। हर आयरा गहरा आदमी, अब लालू प्रसाद के पत्नी, बच्चे और उन सबों को क्वेश्चन किया गया। उनके एक नेत्री ने कहा कि तेजस्वी की बढ़ती लोकप्रियता से मोदी डरा हुआ है। मतलब तेजस्वी ठीक से उप मुख्यमंत्री नहीं बन पाए हो, लालू जी की कृपा से बना हुआ है, उससे मोदी डरा हुआ है जो देश का प्रधानमंत्री है, देश दुनिया में सर्वाधिक लोकप्रिय जननायक है। इन सब बातों पर आज चर्चा नहीं है, क्योंकि मैं कह चुका हूं। चर्चा है कि क्या वर्तमान सरकार जांच एजेंसियों का नाजायज फायदा उठा रही है, मिसयूज कर रही है, और दूसरा कि क्या जांच एजेंसियों और संवैधानिक संस्थाओं का विरोध के राजनीतिक दल वाले लोग विरोध के नाम पर उसका सार्वजनिक अपमान कर रहे हैं। 2-3 उदाहरण देकर के आपको समझा दूंगा। पहले मिसयूज पर चर्चा कर लें, यूज पर बाद में करेंगे। देखिए, शुरू करते हैं। लालू प्रसाद का मामला कल था। लालू प्रसाद जिस मामले में पूछे जा रहे हैं या उनको सम्मन नोटिस जा रही है, वो तब का एफआईआर है जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे। दिल्ली में कोई उनका दखल नहीं था और जांच एजेंसी दिल्ली सरकार मतलब भारत सरकार के अधीन आती है। उस वक्त मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, जिसमें लालू प्रसाद यादव साझीदार थे। उसी में रेल मंत्री होने के नाते उन पर घोटाले के इल्जाम है कि उन्होंने रेलवे के चतुर्थ श्रेणी की नौकरी दी और बदले में जमीन वगैरह हथिया लिया, कुछ ले लिया, उसके बदले में नौकरी दिया। मतलब नौकरी के बदले रुश्वत या जमीन लिया हुआ है, उसकी जांच हो रही है। एफआईआर तब हुआ था जब लालू प्रसाद के समर्थन में नीतीश कुमार सरकार में थे और तब से जांच चलता आ रहा है। नरेंद्र मोदी बाद में आए हैं, लेकिन इतनी डीप नॉलेज देश की जनता को होती नहीं है, इसलिए आप नरेंद्र मोदी का नाम का हवाला करें और खुद बचने का प्रयास करें। लोगों को कहे कि मोदी ईडी का और जांच एजेंसियों का मिसयूज कर रहे हैं, जबकि है नहीं। लालू प्रसाद का मामला पुराना है। अब बिहार से अलग हुआ, झारखंड की बात कर लेते हैं। झारखंड में शिबू सोरेन के परिवार में कोई भी आदमी लालू प्रसाद के तरह ही नौकरी नहीं किया। हालांकि हेमंत सोरेन इंजीनियर है, बीआईटी मिश्रा का है, बड़ा प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग कॉलेज है, और मैं मानता हूं कि वो पढ़ के इंजीनियर हुए होंगे, मैं ये मान लेता हूं, डिग्री है। उनको नौकरी मिल सकती थी, मेरे लड़के को मिल गई है, वो लड़का भी इंजीनियर है, उनको भी मिल गई होगी। 15,000 से लेकर के 15 लाख तक का पैकेज है लड़कों का इंजीनियरिंग का, उसके ऊपर भी लोगों को तनख्वाह है। अरे 1.5-2 लाख रुपया महीना तो मेरा ही बेटा कमाता है इंजीनियरिंग के रूप में, तो हेमंत सोरेन भी कमाते ही होंगे, लेकिन वो नौकरी नहीं की। तो मतलब उनकी जो विधायक के रूप में, मुख्यमंत्री के रूप में जो सैलरी मिलती होगी वही उनकी आमदनी है। उनका कोई परिवार में व्यवसाय नहीं है जिसकी वजह से और ज्यादा इनकम हो। 7-8 BMW कार एक ही दिन खरीद लिए थे। एक में से तो 35-37 लाख रुपए BMW के सीट के नीचे से मिला। अब इतनी सारी संपत्ति, सुना कि 82 संपत्ति
67 संपत्तियों का लिस्ट दिया गया था कि ये बेनामी है। जांच एजेंसी को 82 संपत्ति मिली। अब मैं मान भी लूं कि जांच एजेंसी का मिसयूज हो रहा है, तो इससे बढ़िया मिसयूज तो हो ही नहीं सकता कि भाई हम 67 लिस्ट लेकर गए थे और 82 पकड़े गए। और अगर ऐसा है तो मैं तो नरेंद्र मोदी को कहूंगा कि भाई आप मिसयूज का स्पीड धीरे क्यों करें, और ज्यादा करिए। क्योंकि अगर आपके जांच एजेंसियों के मिसयूज से पश्चिम बंगाल के मंत्री के गर्लफ्रेंड के पास नोटों का अंबार मिलता है, तो मंत्री के घर में कितना मिलता होगा? उसके 1-2 टके की गर्लफ्रेंड के पास में हजारों करोड़ का बंडल ढेर हो गया। आंखें चुदिया गई थी हमारा देखते देखते कि अगर सामने होता तो पता ना हिलते गति रुक जाता, लेकिन वो टीवी पर देखा इसलिए बच गया। घबरा तो फिर भी गया था। तो यह मिसयूज तो बड़ा अच्छा जरूर है, होना ही चाहिए। मिसयूज ये कहा जाता है कि भाई नरेंद्र मोदी किसी विपक्ष के नेता के घर में अपने घर से बोरे में नोट भर के ले जाते और वहां गिरा देते और कहते कि ये रुपया बरामद हुई। जैसे हम लोग सिनेमा में देखते हैं ना कि सिनेमा में वो खलनायक पुलिस को पैसा देता है, कहता जाकर के गांजा पकड़वा दे, वो अपने थैले में से निकालता है, कहता है ये इसी घर में से बरामद हुआ। इसको मिसयूज बोलते हैं। लेकिन अगर आपके घर में नोटों का अंबार पड़ा हुआ है, अवैध कारोबार पड़ा हुआ है, बेनामी संपत्तियों का जखीरा अगर आपके यहां मिल रहा है, तो यह मिसयूज नहीं, ये यूज होता है। अब ये सदयुग हुआ है, मतलब इससे बड़े यूज हो ही नहीं सकता। अब आप कह सकते हैं कि एक नया आया हुआ है, क्योंकि नरेंद्र मोदी के विरुद्ध पूरे 10 साल में कोई घोटाले का इल्जाम नहीं है। तो क्या मिला? नरेंद्र मोदी विपक्ष पर छापेमारी कर रहे हैं। अपने पे छापेमारी करेंगे, विपक्ष पर नहीं करेंगे। भाई आप विपक्ष में आपको छापेमारी कर रहे हैं, भाई आप जब आइएगा तो इन पर करिएगा, ये भी लपेटे में आएंगे। एक दिन सरकार इनकी हुई जाएगी, तो ये तो कोई बात नहीं, इनके घर में बंडल पकड़वाएगा, मैं तभी आपका समर्थन करूंगा। आइडियल पोजीशन तो है कि जो बेईमानी करे वो जाए, लेकिन एक एक करके जाएंगे ना, तो एक एक करके जाएंगे तो जा रहे हैं, उसमें रोना क्या? इसलिए मैं इसको मिसयूज के श्रेणी में नहीं मानता। मिसयूज के श्रेणी में मानता कि विपक्ष के जो भी नेता जिन पर जांच एजेंसी छापा मार रही है, उनके घर से कुछ नहीं मिलता और जानबूझ के हरास किया जाता, तो कहा जाता कि मिसयूज है। लेकिन अब तक जितने भी विपक्ष के नेताओं पर या किसी भी नेता अफसर पर छापेमारी हुई है, जनता की आंखें फटी की फटी रह गई उनके यहां से बरामद संपत्तियों को देख करके। यही झारखंड के एक मामूली IAS अफसर के घर में इतना नोट मिला था कि पता नहीं चला कि यह छापाखाना है, यही नोट छपता है या नोट बनता है। तो जे अफसरों के घर में इतना मिल रहा है, तो मुख्यमंत्री के घर में कितना मिलेगा, क्या क्या मिलेगा, ये तो एजेंसी पकड़ेगी। उसको मिसयूज नहीं बोलते। मेरे तरफ से नरेंद्र मोदी को पूरा नंबर। अब जांच एजेंसियों का सार्वजनिक अपमान हो रहा है। लालू प्रसाद इस बात के लिए बधाई का पात्र है कि लालू को बुलाने पर जा रहे हैं। अब अंदर जाके कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, वो एक अलग बात है, वो जा रहे हैं। लालू प्रसाद मजे हुए खिलाड़ी हैं, वो बाहर लोगों को यह नहीं बताने देना चाहते, मौका देना चाहते कि कोई कहे कि लालू प्रसाद जांच एजेंसी को बुलाने पर नहीं जा रहा। वो जा रहे हैं और मौका नहीं दे रहे, बता नहीं रहे हैं, ताकि अंदर एजेंसी को कुछ मिले ना और बाहर पॉलिटिकल माइलेज मिले, लोग हमारे भड़के रहे कि हमारे नेता को बुलाया जा रहा है, किडनी खराब है तभी बैठाया जा रहा है, वगैरह वगैरह। सुना कि 15-20 बार बिहार से कटे झारखंड के हेमंत सोरेन को नोटिस दिया गया। खूब सोरेन कोशिश किए, जब उनको लगा कि अंत समय में गिरफ्तार हो जाऊंगा, वो दिल्ली चार्टर प्लेन से आए, दिल्ली में किसी से मिलना चाह रहे थे। कोई कोई तो कह रहा था कि भाजपा ज्वाइन करने के लिए आए थे, मोदी ने ज्वाइन नहीं होने दिया। कहा जा रहे थे कि आए थे कि चले मैं भाजपा ज्वाइन कर लेता हूं, मतलब विपक्ष के लोग बता रहे थे कि वो आ रहे थे भाजपा के वॉशिंग मशीन में, उनको ज्वाइन नहीं करने थे, आज गिरफ्तार हो गए। शिबू सोरेन का परिवार यह बताए कि हेमंत सोरेन के पास से जो संपत्ति मिली है, जो BMW गाड़ियों का काफिला मिला, वो उनका नहीं है और वो दूसरे का है। तो मानता हूं कि मिसयूज है, और अगर उनका है तो ये यूज है। और ईडी का सामना न करना, बहाना बना उसको इग्नोर करना एजेंसियों का अपमान है, जैसा अरविंद केजरीवाल कर रहा है। अरविंद केजरीवाल को बिल्कुल साफ मालूम है, वो IRS अफसर रहा है, कि जितना उसने पाप किया है उसमें उसकी गिरफ्तारी बनती है और जमानत मिलेगा नहीं, क्योंकि मनीष सिसोदिया को नहीं मिला, सत्येंद्र जैन को नहीं मिला, संजय सिंह को नहीं मिल रहा है। ये तो उन सब का बाप है, घोटाले का तो ये महापापी है, तो इसके तो 200-100 साल तक जमानत नहीं मिलेगी। और जहां जेल केजरीवाल गया, आम आदमी पार्टी तहस नहस हो जाएगी। क्योंकि झारखंड का उदाहरण है, झारखंड में हेमंत सोरेन ने प्रयास किया था कि उसके पत्नी को मुख्यमंत्री मान लिया जाए, लेकिन बाहर छोड़िए उनके परिवार में विरोध हो गया।
उनकी भाभी ने कहा कि मैं क्यों मानूं भाई, शिबू सोरेन की बहू तो मैं भी हूं। उनके बेटे ने कहा कि मैं क्यों मानूं, शिबू सोरेन का तो बेटा मैं भी हूं। इस वजह से उसने एक अपने नजदीकी वफादार चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री बनाया। अब उस पर वापसी कर पाएंगे कि नहीं मुझे नहीं मालूम है, क्योंकि दिल्ली में मदन लाल खुराना ने अपने सबसे नजदीकी साहिब सिंह वर्मा को गद्दी दिया था। जब वापस आए तो वर्मा जी ने गद्दी नहीं छोड़ा। खुराना और वर्मा दोनों की राजनीतिक समाप्त हो गई गद्दी के चक्कर में। उमा भारती ने भी अपने सबसे वफादार को गद्दी दिया था जब उनको अदालत का सामना करना पड़ा था। वापस आने के बाद उमा भारती की स्थिति ऐसी हो गई, वापस पलट करके राजनीति में आ नहीं पाई, जिनका फोटो छाप करके लोग मुख्यमंत्री, मंत्री और विधायक बन जाते थे। केजरीवाल यह बात जानता है कि अगर उसकी गिरफ्तारी हो जाएगी तो उसे दो ही चीज करना पड़ेगा, या तो वो जेल से सरकार चलाए या सरकार से हटे। सरकार से हटे तो वो अपने पत्नी को मुख्यमंत्री बनाए, जैसा कि वहां अंदर विरोध हो जाएगा, क्योंकि लोग कहेंगे कि भाई हम विधवा मजदूर नहीं है। कई लोगों ने आस लगा रखा है कि भाई अब मौका मिलने वाला है, बिल्ली के भागे छीका टूटने वाला है। और अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर केजरीवाल पलट करके राजनीति में नहीं आएगा, और केजरीवाल नहीं आएगा तो केजरीवाल आकंठ बेईमान आदमी है, फिर उसकी बेईमानी आगे चलेगी कैसे। इन्हीं सब वजहों से वो माइलेज लेना चाह रहा है और ईडी को बदनाम करना चाह रहा है कि ईडी जानबूझ करके गलत नोटिस भेजेगी। ध्यान देने वाला है, केजरीवाल ने यह नहीं कहा कि नोटिस गलत है, नोटिस का तरीका गलत है। वो यह जानना चाह रहे हैं, क्योंकि अगर नोटिस गलत कहेगा तो नोटिस वाला सीधा सफाई सफाई लिख के दे देगा। तो इन सब चीजों को देख करके जितने विपक्ष के लोग लामबंद होकर के एजेंसियों का अपमान कर रहे हैं, उनमें से एक आदमी ने भी कभी यह नहीं बताया कि एजेंसियों के छापे में जो संपत्ति पकड़ी गई है वो अवैध है कि नहीं, वो गलत है कि नहीं। जिस दिन इस पर सफाई आ जाएगी देश सुधर जाएगा। तब तक आप सब महादेव का आशीर्वाद लें। बहुत दिनों के बाद ज्ञान वापी मंदिर का ताखाना खुला है, भगवान विष्णु के साक्षात अवतार वहां पर है, जाइए उनका आशीर्वाद लीजिए, क्योंकि बम बम बोल रहा है काशी, हर शिव बम बम बोल रहा है काशी। हर हर महादेव, जय विश्वनाथ बाबा की।